वंदे मातरम प्यारे साथियों। पीटी में आप जानते हैं क्या एक अपठित गद्यांश या पद्यांश आता है। दो आप जानते हैं अपठित, एक अपठित गद्यांश और दूसरा क्या है पद्यांश आता है। आपको बता दूं कि लगभग यदि आपने क्लिक किया है इस वीडियो को, इसका मतलब आपको इसकी जरूरत है। और इसमें आपको कुछ रूल्स क्या कह सकते हैं, कुछ तरीके मिलने वाले जिसको आप 5 में से एक, यानी 10 क्वेश्चन आता है, 10 में से बड़े आराम से आपको 10 मिलने वाला है। लेकिन इसको वीडियो पूरा ध्यान पूर्वक वॉच करना है, आपको एक एक चीज वॉच करना है। कुछ आपको मैं दिखा देना, उसमें रूल्स मिलेंगे, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है और कैसे आपको पढ़ना है, तरीके निहितार्थ समझ क्या होनी चाहिए। उसके बाद में उत्तर देने संबंधित बातें क्या चीजें हैं, सब कुछ इसके देखने बाद उसके बाद फिर जितने प्रीवियस ईयर पेपर यूपी ट्रिपल सी में उसको भी देखेंगे। तो प्यारे साथियों पूरा इसमें दिया और डिस्क्रिप्टिव आपको बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है आपको। बस बने रहें हमारे साथ, आपको इसका चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। तो इसमें कुछ देखिए, दिए हुए गद्यांश से शीर्षक का सार ये आधारित प्रश्न। आप देखो वैसे तो कर लेते हो, लेकिन गद्यांश और शीर्षक व सार आधारित प्रश्नों को आप नहीं कर पाते हो, तो उसको कैसे करना है हम देखते हैं। 5 क्वेश्चन आता है, एक सार या पद, सार या शीर्षक संबंधित वो क्वेश्चन लगभग लोग छोड़ाते हैं, गलत करके देते हैं। तो उसको आज गारंटेड आप सही करके आएंगे। तो उसको देख लेते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़ना कैसे है। अपठित गद्यांश का मानसिक स्तर पर स्पष्ट अभिज्ञान कराता है, संबंधित विषय के समझने के साथ ही विश्लेषण करने की जो है स्पष्ट क्षमता का मूल्यांकन। क्यों अपठित गद्यांश दिया जाता है कि आपको विषय संबंधी समझने की क्षमता है, विश्लेषण करने की क्षमता है कि नहीं, इसको जानने के लिए एग्जामिनर आपको देता है। दिए गए पाठ्यक्रम में यह प्रश्न प्रतियोगी के मौलिक प्रतिभा का मूल्यांकन करता है, यानी मूल प्रतिभा की क्या आपके अंदर प्रतिभा है कि नहीं। उदाहरण दिया जाता है और उसका सम्यक अवलोकन कर नीचे दिए गए पद्यांश संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अभी एक एक चीज कैसे आपको करेंगे, पद्यांश सब कुछ आपको मिलने वाला है। मौलिक प्रतिभा का मूल्यांकन करना तथा इस प्रश्नों के अंतर्गत उदाहरण दिया होता है, उसका सम्यक अवलोकन कर नीचे दिए गए गद्यांश संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ये प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब कैसे आवश्यक बातें क्या हैं, इन सबको ध्यान में रखेंगे तभी आप कौन सा गद्यांश या उदाहरण संबंधित क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रतियोगी ये सभी अपेक्षा की जाती है कि इस प्रश्नगत उदाहरण गंभीरता से पढ़कर, मतलब इसमें ये कहा गया कि यदि आपको गद्यांश से संबंधित, आपको सारांश से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देना, तो आपको क्या करना, गंभीरता से पढ़कर गंभीरतार्थ अपने अंदर धारणा कर लें कि ताकि पूछे गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना। लास्ट में वो जानकारी आपको मिलने वाली कि 10 सेकंड में आप एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके लिए बने रहना होगा। कैसे इजीली आप कर पाएंगे वो चीज़ें अभी मिलेंगी वीडियो के किसी पॉइंट पे, लेकिन बने रहना होगा। अब देखिए तो सही से उत्तर चयन कर सकना और उसके लिए सहज हो सके, इसके लिए आवश्यक निम्न बातें क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। देखिए ये अभी बात हो चली जो गद्यांश वाले, सबको समस्या गद्यांश में सारांश वाले क्वेश्चन में होती है, मैं उसी को आपको सॉल्व कराने वाला हूं। इसके अवलोकन में गहरे ध्यान की आवश्यकता होती। आप एकदम डूब जाओ कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा हो कि मैं गद्यांश में हर चीजें अपने अंदर माइंड में फीड कर रहा हूं। अर्थ के बोध को अवतरणों को विशेष ध्यान देकर, यानी कि आप पढ़ते चले जाएं, अर्थ बोध आप न कर पाए, अर्थबोध को विशेष ध्यान देकर समग्र रूप से पढ़ने की, एक नहीं कि एक लाइन का अर्थ ना निकाले, समग्र का अर्थ निकालने की कोशिश करिए। आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है, किस बारे में चर्चा हो रही है। जब ये बात हो तो आपको समग्र को लेकर चले, किसी एक लाइन को पढ़ के आपको अर्थ नहीं निकालना है। प्रत्येक शब्द या वाक्य विशेष समझ कर रखते हुए आगे पढ़ना चाहिए ताकि लेखा का आशय स्पष्ट होता रहे। ध्यातव्य है कि अर्थबोध में भाषा बोध का आशय दिए गए उदाहरण के शाब्दिक आशय को समझने की क्षमता से है। इसलिए आवश्यक है कि प्रतियोगी को भाषा का इसके लिए आपको भाषा का भी अच्छी ज्ञान होना चाहिए, इसका ये मतलब कहा गया है। और अर्थबोध मतलब भाषा का अच्छा ज्ञान। अब बात होती है एकाग्रता। यदि आपको सारांश संबंधित, तो आपको एकाग्रता संबंधित नॉलेज होना एक परीक्षा का एक अन्य विशिष्ट पहलू कह सकते हैं। विशेष आवश्यकता होती एकाग्रता के लिए बीच भाव का भंग होना संभाव्य रहता है। कभी के बीच में भाव भंग हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते कि हमने क्या पढ़ा। तो पहले आपको एकाग्र होना, एकाग्रता से सही उत्तर बिना समय के अनावश्यक खर्च किए दे सकते हैं। यदि आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो बड़े आराम से। अब निहितार्थ समझ की बात करें, उसमें निहित अर्थ को ही समझना है, आपको अलग से कोई ज्ञान पैसेज में अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है।
जो उसमें निहित अर्थ है, निहितार्थ समझ मतलब होता है अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, जो पैसेज में दिया गया उसी से आपको उत्तर निकालना है। सांसारिक दुनिया में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, अपनी बुद्धि कुछ भी नहीं लगानी, केवल पैसेज में जो कहा गया उसी अनुसार कराना है करना है। एकाग्रता से साथ अनुच्छेद के पठन के बीच में हम इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि इसका मूल तथ्य क्या है। पंक्तिबद्ध भाव का हृदयगम करना आवश्यक है। पढ़ते समय हमारे मन मस्तिष्क पर कही गई हुई बात एक चित्र भरता रहे और वह सारी बातें हम धारण करते रहें, ताकि प्रश्नों को पढ़ते समय तत्काल उनका उत्तर सामने स्पष्ट हो जाए। यानी कि चीज़ों को उसका अर्थ क्या आगे चल रहा है, पूरी कहानी क्या चल रही है, अपने मन में धारण करते रहना है। जैसे आप मूवी देखते हैं, पूरी कहानी के बाद आप उसका सारांश निकाल लेते हैं। आप जब सारांश पढ़ रहे हो, जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आप पैसेज समझ के ना, एक पिक्चर जैसे बन होती है उसी तरह आपको पढ़ना, मूवी की तरह। मूवी में आप पिक्चर में क्या था, पूरा सारांश आप लास्ट में बता देते, अच्छा 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 इसका क्या था, किससे तो क्या था, उसमें सब कुछ आप बता देते हो। तो आपको पैसेज को पैसेज समझ के नहीं कैसे करना, आप जैसे मूवी देखते हो बॉलीवुड हॉलीवुड या टॉलीवुड, मूवी समझ के पैसेज को पढ़ना। कैसे मूवी समझ के पैसेज पढ़ोगे, आसान हो जाएगी। तो पहला आपने देखा कि ध्यानपूर्वक, और जैसे पिक्चर आपको एक टक ध्यानपूर्वक करते, सेम इसी को इसी तरह तो निहितार्थ समझ में तभी आपको नेक्स्ट इस पाठ के शब्द और अर्थ को सहजता से समझने में मदद मिलेगी जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए इतना बात हो गई। अब बात आती है, देखो मूल अनुच्छेद के दिए गए निहितार्थ। निहितार्थ मतलब उसमें जो अंदर की बात हो, जो उसमें छिपी हुई अर्थ है, उसको समझे। विषय वस्तु के माध्यम से सही कही जा रही मूल कथ्य का स्पष्ट भान हो सके। चूंकि उद्धरण प्रश्न कभी कभी सीधे ना होकर उद्धरण से चिपके हुए, देखिए ये जो आप बता रहे सीधे ना होकर कहीं ना कहीं उसमें छिपे हुए होते हैं। जब हम समग्र निहितार्थ भाव को सूक्ष्मतम अवलोकन करते हैं तब वो निकल जाते हैं, अर्थ निकलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें मेन है कि यदि आप कहते हैं कि सारांश वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो और क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे। निर्दिष्ट उद्देश्य में पढ़ते समय यह ध्यान दें कि कतिपय पंक्तियां जो आपने पढ़ी उसमें मूल भाव को क्या आपने आत्मसात किया, यानी मूल भाव उसमें कहना क्या चाह रहा है कवि, उसको आपने आत्मसात किया कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको डायरेक्ट परिश्रम नहीं करना था, आपको कम से कम 20 पैसेज को आपको सॉल्व करना है और स्वयं से पूछे कि इसमें क्या हो रहा है। अरे भाई अच्छा इसका वो कौन था, इसमें किस बारे में बात हो, खुद से उत्तर पूछ, खुद से क्वेश्चन पूछो। ये ऐसा 10 से 15 करोगे आपके रिदम में आ जाएगा। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि एक पैसेज को आप 3 से 4 मिनट पे करोगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी। यदि भागवत बात समझ में ना आई हो तो पुनः लौट जाएं, एक बार पढ़ लें। पढ़ने में शीघ्रता के बजाय समझने की ज़्यादा, जिसे बहुत ज़्यादा तेज पढ़ने की कोशिश करने की अच्छा है कि आप पूरा पैसेज को समझने की इसके बारे में बात हो रही है, आप बहुत स्पीड में न पढ़े। पैराग्राफ के अलग अलग भावों को साथ साथ पूरे उद्धरण के मूल तथ्य को समझना होगा। इसमें एक सारा और मिला, आपको फास्ट नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड, नॉर्मल स्पीड में पढ़ना है कि आपको पूरा उसका भाव पता चलता रहे, कहानी किसके बारे में चल रही है। तो फास्ट नहीं पढ़ना, ये चीज़ें याद करें। सेकंड पॉइंट, और मूवी की तरह आपको देखना, ये मैंने बताया। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए हमारे प्रश्न मस्तिष्क को उत्तर पाने के लिए सक्रिय कर देता है प्रश्न। और क्या करना है, पैसेज पढ़ने से पहले हमको क्या करना है ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले तो हमारे मन में हमेशा क्वेश्चन चलता रहता है। जब भी वो की पॉइंट देखता है तो वहाँ पर आपका माइंड जरूर क्लिक करता है। तो देखिए हमारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क को उत्तर पाने के लिए सक्रिय करता है। अवतरण पढ़ने से पूर्व आपको प्रश्न का जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे मेन पॉइंट यही बताने वाला था, पहले पैसेज ना पढ़ के क्या पढ़ोगे, सबसे पहले प्रश्न पढ़ो। यदि आप प्रश्न पढ़ लो तो इसका मैं प्रैक्टिकल अभी आगे करवाने वाला हूँ। यदि प्रश्न पढ़ लेते हो तो उसकी जो की पॉइंट है, जब पैसेज पढ़ते रहोगे तो आपको जरूर सक्रिय करते रहेंगे। अच्छा ये चीज़ यहाँ मिला था, और उसको डार्क कर दोगे। एकाग्रता को बढ़ाती है, प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने में जो है शीघ्रता भी होती है। कभी कभी गद्यांश के निहित तथ्यों का प्रश्न सीधे तौर पर आधारित होता है। ऐसे प्रश्नों को शीघ्रता एवं सरलता से कभी कभी होता है, जिससे उसका की पॉइंट आप जैसे पास डायरेक्ट उसका मिल जाता है, तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। जब सारांश पूछा जाता है तभी इन सबकी चीज़ों की आवश्यकता होती। अब उद्धरण को कैसे पढ़ें, यानी कि पैसेज को कैसे पढ़ें, ये कहा गया है। कतिपय लोगों की यह अवधारणा है कि उद्धरण का पठन जितनी शीघ्रता से हम करेंगे उतना ही बेहतर होगा, किंतु यह बात बिल्कुल गलत है। बहुत फास्ट स्पीड में नहीं पढ़ना, ये मैं बता चुका हूँ। आपको फास्ट स्पीड में नहीं पढ़ना, ये चीज़ है आपको
समझ के पढ़ना, चीज़ों को आप आत्मसात करते हुए पढ़ना है। जैसे आप मूवी देखते हो, यदि आप मूवी देखते हो, पूरी कहानी और सारांश आप बता देते हो, यदि आप पैसेज उसी तरह मूवी की तरह पैसेज पढ़ोगे तो गारंटी लेता हूँ आज के बाद पैसेज गलत नहीं करोगे। 10 में से 10 आएगा, लेकिन ये पूरा वीडियो आपको देख के जाना होगा। अभी मैं ढेर सारी इसके वो करवाने वाला हूँ। देखिए कहा गया है, प्रश्न यहाँ उठ खड़ा होता है कि जितनी तीव्रता से हम पठन करते हैं, क्या उतनी ही तीव्रता से हम उद्धरण तत्वों के भाव को आत्मसात भी करते हैं? यानी तीव्रता से पढ़ते हैं तो क्या हम उसके भाव को समझ पाते हैं पूरी तरह, हम आत्मसात मतलब अपने अंदर ला पाते हैं कि नहीं? जब तक हमारी पकड़ विषय के तथ्य पर नहीं होंगे तब तक शीघ्रता से पढ़ लेना कोई आशय पूर्ण नहीं हुआ। यदि शीघ्रता से पढ़ भी लेते हो और यदि आत्मसात नहीं करते तो पैसेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसका कहने का मतलब ये है पैसेज। अब बात करते हैं, ये बात शर्माने की तेजी से पढ़ने से हल किया जा सकता है, किंतु हमारी ग्राह्य क्षमता पर अवलंबित जो कि बुद्धि लब्ध को स्पष्ट करती। आप बहुत ज़्यादा माइंड तेज है तो आपके लिए, एक साधारण स्टूडेंट के लिए केवल कपोल कल्पना है कह सकते हैं। तो इसलिए बहुत फास्ट पढ़ना कोई बड़ी बात, कोई वो बात नहीं। जैसा कि पूर्व में हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अखबारी पद्धति में उद्धरण पाठ का कोई लेना देना नहीं होता है, अतः समझ की गहरी पैठ होनी चाहिए। यानी समझ आपको होना चाहिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये कहने का मतलब है। अखबार की तरह पढ़ते चले गए कोई, अतः समझ को गहरी पैठ होनी चाहिए, तभी हमें प्रश्नों की सहजता को उत्तर दे सकने में समर्थ होंगे। तीव्रता से पढ़ने की तुलना से गंभीरता से पढ़ना चाहिए। तीव्रता से पढ़ने से अच्छा हमको कैसे पढ़ना है, देखिए वही मतलब गंभीरता से पढ़ना। ये एक पॉइंट आपको की पॉइंट लिखना, पूरा इसमें पैसेज का नहीं, की पॉइंट। पहले आपको मूवी की तरह पढ़ना है और उसके बाद मूवी ही समझ लीजिए तो वही चीज़ मूवी वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत गंभीरता से देखते हैं। फिर आता है सामान्य ढंग से पढ़ने के भाव को स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं और आत्मसात करते जाते हैं। सही अर्थों में यही कहना उचित होगा कि हमारी जो गति पढ़ने की है वही गति हमें चलना चाहिए, जो नॉर्मल गति से बुक पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए की पॉइंट आपको, मैंने वीडियो स्किप करके ना, नहीं तो आप हम नहीं जानते, फिर आप बिल्कुल आप क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। क्या करना है कि जिस गति से आप पढ़ते हैं नॉर्मल, आप क्लास में जैसे कोई बुक दे जाता है तो आपको स्पीड कैसी होनी, तो नॉर्मल स्पीड होना चाहिए, ना तो तेज ना तो इजी। आप बहुत ज़्यादा स्लो भी हो जाएंगे तो आप परीक्षा में चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका समय ज़्यादा किल हो जाएगा। उसी गति में हमको पढ़ना चाहिए, किंतु ध्यातव्य रहे कि प्रश्न के हल होने में कितना समय लगता है, क्योंकि आगे भी अन्य प्रश्नों को भी आपको हल करना है। अतः दृष्टि से साथ साथ समझ की भी दृष्टि रखनी चाहिए। समझ आप देख रहे हैं कि, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10 प्रैक्टिस आप घर पे कर लोगे तो आपको लिटरली बताता हूँ, आपके पैसे से संबंधित नहीं कि अनसीन पैसे, अपठित गद्यांश से संबंधित समस्या खत्म होने वाली है। बस बने रहें आप हमारे साथ। अनुच्छेद आधारित प्रश्नों को अभ्यास करते समय प्रायः ऐसे क्लिष्ट शब्द, ऐसे कठोर शब्द, ऐसे शब्द आते हैं जिसका अर्थ मुझे नहीं पता होता है, जो हमारे सामने कभी नहीं आए होते हैं। अनुच्छेद का आशय वहां अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति के लिए हमें चाहिए कि उन शब्दों को अपनी डायरी में नोट कर लें। ये जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसके लिए बात हो रही, क्योंकि अर्थ जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप पूरे का अच्छे से अर्थ नहीं बता सकते, पूरे सारांश का। देखिए जैसे आप इंग्लिश पढ़ते समय डिक्शनरी यूज करते हो, वैसे हिंदी पढ़ते समय भी आपको डिक्शनरी यूज करना होगा, यदि आपको पैसेज 5 नंबर का करेक्ट करना है तो। शब्दकोश में आशय को समझें और उसको जाके उसका मतलब जरूर समझें। प्रायः शब्दों का प्रयोग भी बड़ा महत्व होता है। इसी तरह वाक्य के किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो कठिन शब्द हों उनका जरूर अर्थ निकालें। ये आपको कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट करके करना है, तभी आप। अब उत्तर देने के संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बस बने रहें। जिस समय हम अनुच्छेद पढ़ रहे होते हैं उस समय कतिपय विशेष शब्दों के वाक्यों का रेखांकित करते चलें। रेखांकित क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो उसके विशेष तथ्य को समझने ऐसे से आप पेन से जरूर करते हैं। देखो पेपर अभी आपका पीटी होना तो ये क्या कैसे ऑफलाइन होगा, तो यहाँ पर ये चीजें कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, रेखांकित करना। रेखा अंकित जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अभी मैं बताऊंगा, परेशान ना होना कि कैसे रेखांकित करना, क्या क्या रेखांकित करना, सब बात होगी। चलते हैं। कुछ वाक्य उद्धरण के मूल आशय को अपने में समाहित करते हैं। रेखांकित वाक्यों की मदद से प्रश्नों को हल करने में क्या होती है, सहायता। आप जो रेखांकित करते हैं, जैसे किसी सामने
तो वो चीज़ें बाद में आपको खोजना नहीं पड़ता। कहीं किसी का डेट ऑफ बर्थ आ गया, कोई चीज़ सन आ गया कि सन में हुआ, जैसे 1999, तो आप बाद में ढूंढने में समस्या नहीं होगी। देखिए रेखांकित, एक रूल मिल गया, जब पढ़ते समय आप क्या करो, अंडरलाइन करते चलो। अब नेक्स्ट आता है क्या है, उद्धरण मतलब उद्धरण प्रश्न का अवलोकन करने से उपरांत थोड़ा विराम लें। क्या लें, थोड़ा विराम करें और प्रश्न की पुनरावृत्ति करें। प्रश्नों की क्या करें, दोबारा एक बार पढ़ लें। उसके उत्तर है तो स्वयं विचार करें। यदि उत्तर सही नहीं मिल रहा है तो गद्य उद्धरण को अवलोकन करें। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा एक बार, तो शुरू में आपने क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ना शुरू किया था, एक बार क्वेश्चन पढ़ के आप उत्तर देने के लिए आए हैं, तो आप पढ़ने के बाद क्या करें, अवलोकन करें, समय नष्ट ना करें। फिर से यदि आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो, तो फिर से एक बार पैसेज में जरूर जाएं और पैसेज पूरा ना देखें, वो की पॉइंट बाद में ढूंढें बस। पर उसको बड़ी सावधानी से पढ़ें। नकारात्मक प्रश्नों के भी विशेष ध्यान रखें। शीघ्रता के कारण प्रश्नों को प्रकृति ना समझ पाने पर उत्तर गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शीघ्रता करेंगे, प्रश्न कुछ और पूछ रहा होगा, ऐसा हमें लगता है कि हर कंपटीटर के साथ हो, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन कुछ और कह रहा था, पढ़ वो कुछ समझ कुछ और लेता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि प्रश्नगत उत्तर सर्वदा उद्धरण तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए। मनगढ़ंत आपको कोई भी उत्तर नहीं देना है। वो जो भी उद्धरण मीन्स होता है, जो अपठित गद्यांश में दिया वही उत्तर होना चाहिए, अपने अनुसार कोई भी उत्तर नहीं। उसका कोई भी सर्वमान उत्तर समझ में है, सर्वमान उत्तर आपको नहीं लगाना है, केवल जो पैसेज में है उसी तरह के उत्तर आपको देना है। चलते हैं प्रश्नगत विकल्पों को। देखिए ये जो 5 से 7 मिनट आगे आपको इंफॉर्मेशन मिली, उसको जरूर पढ़िए। बाद में तो आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे, इसकी टेंशन ना लीजिए। अभी आपको देखिए रूल रेगुलेशन यदि आप नहीं जान पाते हैं तो आपके लिए फिर वीडियो बेकार होने वाली है। आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप प्रैक्टिस भी करना, लेकिन पूरा चीज़ें देख लीजिएगा। देखो पर्सनल विकल्प बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। कभी कभी देखिए बात होती है, उत्तर करीब लगते हैं किंतु उसमें भी उत्तर कोई भी एक होता है, अतएव यहाँ पर पैनी दृष्टि आवश्यक है। ध्यान रहे कि विकल्प गलत जो है साबित होते हैं, उसमें से तत्काल निशान लगा दे। जो गलत साबित होते हैं उसको तुरंत कहते कि हाँ ये दो टाइप एक तरह, लेकिन ये गलत हो गया, तो उसको गलत काटते चले जाए। गलत ऑप्शन को काटना, कभी कभी सही नहीं गलत ऑप्शन को ढूंढ लेते हो, सही आंसर आपको खुद ही मिल जाता है। तो गलत ऑप्शन को ढूंढे। देखिए एक ऑप्शन क्या होगा, गलत ऑप्शन को ढूंढे, तो इससे भी आसानी से कर सकते हैं। ये आपको बहुत आसानी से चीज़ें मिलने वाली हैं। पर इसका अंतिम छोर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कभी कभी प्रश्न के अंतिम छोर में नहीं निषेधात्मक भाव वाला शब्द शामिल रहता है और हम जल्दबाजी में उसे ध्यान नहीं देते और उत्तर गलत कर, यानी आप अंतिम वाले को भी पढ़ना, यानी कि अंतिम पैसेज में जो नहीं हाँ का ध्यान दिया उसको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान पढ़ना है। देखिए फिर नेक्स्ट कहा गया है, और हम जल्दबाजी में गलत कर देते। यदि आप किसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए असमर्थ हो रहे हो तो तत्काल उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप उसमें समय बर्बाद न करें और समय बचा लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकें। बाद में जब समय बचे तो उस क्वेश्चन को फिर से लौट कर आना चाहिए। समय बचता है तो अब गद्यांश पद्यांश संबंधी कुछ और बात देख लेते, उसके बाद देखिए गद्यांश हम अच्छे ढेर सारे प्रीवियस पेपर करवाएंगे, बस बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट है, इसके अवलोकन में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कैसी एकाग्रता? एकाग्र होकर प्रत्येक शब्द के वाक्य की विशेष समझ रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थबोध के लिए प्रतियोगी भाषा को अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए। अर्थबोध उदाहरणों के विशेष ध्यान देकर समग्र रूप से पढ़ने की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद को पढ़ते समय हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल तथ्य क्या है, मूल या कथ्य या तथ्य क्या है, ये चीज यानी कहना क्या चाह रहा है, पर ये सब चीज उदाहरणगत वर्ष के अवलोकन करने के उपरांत थोड़ा विराम या तदुपरांत प्रश्न पुनरावृत्ति करें। पढ़ने के बाद तुरंत बाद जो है क्या करें, प्रश्न को देखें। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। प्रश्न को बड़ी सावधानी से पढ़ें। नकारात्मक प्रश्नों का विशेष ध्यान रखें। ये सब बात कही गई है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई विशेष वो नहीं है। अब बात होती है, देखिए उद्धरण प्रश्न कभी कभी सीधे ना होकर जो है उद्धरण से चिपके होते हैं, इन सबकी बात चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे आपको गद्यांश मिल रहे हैं, इनको बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो रोक के मैं थोड़ा सा जूम इन कर ले रहा हूँ, इसको फिर पढ़िए आप। देखिए मेरे साथ पढ़िए। अब पहले कहा मैंने कहा पहले इसको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको,
पहले गद्यांश को ना पढ़ के पहले क्वेश्चन पढ़ना। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। उपरोक्त गद्यांश का समुचित क्या शीर्षक बताना है। अब शीर्षक के साथ फिर क्या बताना है आपको, उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण बताना। संक्षेपण मतलब पूरी बात को, जितनी बात उसमें कही गई है उसको शॉर्ट में हम कैसे बता सकते हैं, ये बताना है। देखिए अब माइंड में आप क्वेश्चन का छाप बनाते रहिए आपको। देखिए उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है। अब देखो यथार्थ की प्राप्ति जैसे याद आएगा, बाधा शब्द आएगा, तैसे आपका तुरंत दिमाग क्या है, टक कर जाएगा कि हाँ यथार्थ की बात कहीं ना कहीं प्रश्न में किया गया था। अब हम चलते हैं इसकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया था बच्चों, तो आप बताओ उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है। शीर्षक मतलब पूरा किसके बारे में कहा जा रहा है। तो अब देखिए क्या कहा गया है, भारतीय दर्शन सिखाता है, मतलब पूरी बात को सिखा का हो रहा। तो अब बताओ भारतीय दर्शन सिखा रहा। देखिए पहला पॉइंट आपको मिलता गया। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते रहिए। जीवन का आशय और लक्ष्य, आशय की खोज हमारा क्या है, हमारा दायित्व क्या है, तो बताओगे उसके अर्थ को जानना हमारा क्या है दायित्व, ये बात कहा है। अंत कि उसमें लक्ष्य प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। यहाँ पर विशेष पॉइंट को आपको डोनोट करते चलना है। फिर उसके बाद कह रहा उद्घाटित करने के लिए कोशिश करता है जहां तक उसमें सफलता मिलती है। देखिए सफलता मिलने के बाद एक कोई पॉइंट मिल गया, वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने का प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर में लक्ष्य बार में मिला है। इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें पा लेना केवल जानना नहीं बल्कि, अब देखिए यथार्थ की प्राप्ति के बाद वहां क्वेश्चन आया था, हमने देख लिया। यथार्थ की प्राप्ति केवल उसे पा लेना नहीं, केवल जानना ही नहीं बल्कि उसकी अंश में हो जाना। देखिए यथार्थ का मतलब आ गया, उसमें अंश में हो जाना। इस उपलब्धि में बाधा क्या है, इस उपलब्धि में बाधा शब्द आया था। बाधाएं कई प्रकार की प्रमुख अज्ञान है। बाधा क्या है तो बताओ अज्ञान है। देखिए मिल गया ना क्वेश्चन, बाधा क्या तो अज्ञान, आपने समझ लिया। ये आपको पेन से करते रहना साथ साथ। अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहां तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है, यह दर्शन ही। देखिए बार बार आपको दर्शन के बारे में मिल रहा है, इसका दर्शन ही है उससे शिक्षित, यानी कि पूरी कहानी के कोई एक दर्शन के माध्यम से बात हो रही है और अपनी शिक्षा से उसे अज्ञान से मुक्ति दिलाता है। कौन अज्ञान से मुक्ति दिलाता, तो आप बताओ कि दर्शन शिक्षित करके जो है अज्ञान से मुक्ति दिलाता। बात पूरी दर्शन पर हो रही। देखिए पूरी बात, देखिए यहाँ पर यथार्थ दर्शन नहीं होने देता। यथार्थ मतलब प्रायोगिक दुनिया जो होती है दर्शन नहीं होता। इस प्रकार दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन है। देखिए बौद्धिक अनुगमन, दार्शनिक होना क्या है तो बताओ बौद्धिक। एक एक पॉइंट आपको नोट करते चलना है, अंडरलाइन। बल्कि शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचरित करना है कि ताकि यथार्थ एकाकार हो जाए और वह खोज रहा कि वास्तव में यह जीवन, आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा इस चीज को, वास्तव में यह जीवन एकमात्र सही मार्ग है। इस दार्शनिकों को इसका पालन करना चाहिए, और दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्य को, क्योंकि इसमें मनुष्यों को दायित्व तो नियत रहती है। अब देखो पूरा गद्यांश, उपयुक्त गद्यांश किस पर आधारित है प्यारे साथियों, तो आप उपयुक्त गद्यांश में आपने देखा बार बार दर्शन शब्द मिला है। बार बार दर्शन शब्द कहाँ मिल रहा है, तो आप बताओगे ऑप्शन सा दर्शन की बात पूरी उसमें की गई है। तो भारतीय दर्शन और यहाँ की जीवन पद्धति के बारे में बात हुई है, बस काम खत्म होगा। देखिए आपने बार बार क्या मिला, वहाँ पर दर्शन की बात हो रहा है, लेकिन दर्शन में भारतीय दर्शन की बात होगी। पहले पॉइंट ही है भारतीय दर्शन तथा यहाँ के लोगों जीवन की बात। अब देखिए इसको आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, पहले लाइन ही भी बताया गया। उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण क्या है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण के बारे में बात किया गया है। तो दर्शन जीवन का एकमात्र सही मार्ग है। एकमात्र सही मार्ग, जहाँ एकमात्र एक कुछ लग जाए तो वो क्वेश्चन तुरंत गलत होती है। एकमात्र कहा ही नहीं गया कहीं, तो इसको पढ़ने की जरूरत है। जहाँ एकमात्र लग जाए तो पैसेज का वो आंसर कभी लगभग गलत होता है, एकमात्र नहीं। भारतीय दर्शन सिखाता है जीवन का एक आशय लक्ष्य है, आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। ये बात तो डायरेक्ट वहां से लाइन ही उठा लिया गया है, लेकिन पूरी बात अभी नहीं हुई है। देखिए एक आशय क्या गया है, अब यहां पर अभी मैं दिखाता हूं क्या गड़बड़ी है। दर्शन जो कि आशय उद्घाटित करने की कोशिश करता है, जहां की उसे सफलता मिलती है वह उस लक्ष्य में अग्रसर को करता है। अब देखो इसमें सेम लाइनों को रख दिया गया है
और पूरी बात नहीं बताई। अभी मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ पूरा। अब देखिए यहाँ पर पहली बात देखिए, भारतीय दर्शन जीवन की लक्ष्य की खोज उसे पाने की एक प्रक्रिया बताया गया। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ। लक्ष्य को पा लेना केवल जानना नहीं बल्कि उसके अंश हो जाना। देखिए पढ़ा गया था, सेम बातें बताई जा रही कम शब्दों में। उपलब्धि, प्रमुख बाधा अज्ञान जिसे दर्शन को दूर, देखिए कहा गया था कि इस उपलब्धि को का प्रमुख बाधा क्या है, अज्ञान है, जिससे जो है दर्शन के द्वारा जो है दर्शन के बारे में, यानी अज्ञानता को कैसे दर्शन के द्वारा दूर किया जा सकता है। इस दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना चाहिए, लेकिन दार्शनिक को स्वयं अनुशासित, ताकि यथार्थ से उठकर, यथार्थ मतलब जो चीज़ें सांसारिक से उठकर भौतिक से उठकर सांसारिक में जा सके। इस नाते अनुशासित आचरण का पालन और मनुष्य, देखिए पूरी कहानी इसी बारे में चल रही थी कि दर्शन के द्वारा जो है कैसे हम अनुशासित हो सकते हैं और यथार्थ से कैसे सांसारिक दुनिया में जी सकते हैं। तो ये चीज़ें आप पूरा पैसेज पढ़िए, पूरे पैसेज का ये निचोड़ इसमें मिल रहा है और पूरे में पूरी बात नहीं कही गई। तो ये चीज़ें देखिए इसमें कहा भी गया। देखिए तो आप देखिए नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में बाधा क्या है। यथार्थ की प्राप्ति में बाधा, देखिए बात हुई थी अज्ञान ही। अब इसको पैसेज में मैं आपको दिखाता हूँ। यथार्थ की प्राप्ति में बाधा क्या है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पहला, अब मेरा यहाँ कट गया होगा, आप जिसमें डार्क जरूर किए रहिए। देखिए यथार्थ की प्राप्ति में देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको उपलब्धि बाधा क्या है। बाधाएं कई प्रकार के प्रमुख अज्ञान है। तो अब बताओ अज्ञान यहाँ मिल गया कि नहीं मिल गया। यथार्थ प्राप्ति में बाधा क्या है, तो बताओ कि अज्ञान ही मिल गया आपका। अशिक्षित आत्मा नहीं, अज्ञानता अशिक्षित आत्मा नहीं, तो ये चीज़ें मिल गई। ऐसे करके आपको बता दूं, मैं आपको सभी चीज़ें करवा दिया हूँ, एक करवा दूँ, दूसरा और खुद आपको मैं 2 पैसेज आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, एक मैं और करवाने वाला हूँ। अब देखिए ये तो हो ही चुका है, अब यहाँ पर पढ़ना है आपको और खुद करना है आपको। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा पैसेज खुद करना है और इसी पद्धति के थ्रू करना। मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा पैसेज आपको करके, और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने करेक्ट कितने कर लिए थे। देखिए मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ चीज़ों को, और फिर आप प्रयास जरूर कीजिएगा पूरा। देखिए मैं इधर भी दिखा रहा हूँ, एक बार पैसेज आप देखिएगा फिर आप क्वेश्चन पे आइएगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए इधर 6 नंबर क्वेश्चन तक इधर सेकंड पैसेज का आ रहा है। देखिए सेकंड पैसेज का 4th नंबर क्वेश्चन आ रहा है। मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। देखिए मैं पूरा जूम इन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके फिर जूम करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ देख लीजिए, सभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और इसमें मैं 2 तो करवाने वाला था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको खुद करना है। मैं 2 पैसेज करके और वीडियो लाने वाला हूँ, अच्छे पैसेज लेके आऊँगा, 2 3 पैसेज करके आपको खुद मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा और एक पैसेज मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना होगा और बेल आइकन साथ साथ में जरूर दबाना हो, और इसको आपको रोक करके सॉल्व जरूर करना है, अन्यथा आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। देखिए ढेर सारे मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सॉल्व कराने वाला हूँ, और मैं इसको फिर से मैं करा दे रहा हूँ। यदि आप सॉल्व करें तो ठीक, नहीं तो मैं पूरा वीडियो मैं एक पैसेज और भी लगभग 50 पैसेज में कराने वाला हूँ जल्द ही। एक दिन में मैं 2 या 5 पैसेज कराऊंगा, 5 पैसेज नहीं 2 नहीं 5 पैसेज में पर डे कराऊंगा। और आपको बताऊं मैं 10 नंबर आपको फ्री में दिलाने वाला हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना होगा। जय हिंद जय भारत। देखिए मैं फिर से दिखा दिया हूं, पूरा 30 क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।